नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वीडियो लिटरेरी टर्म्स के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, टॉप 10 लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड डिवाइसेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों बेहद खास होने वाला है ये वीडियो। जो लोग भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, नेट, जीडीसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है। तो आज आपके लिए हम टॉप 10 लिटरेरी टर्म्स लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को गवाए हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पहली जो टर्म है दोस्तों वो है एलिगरी। बहुत बार पूछा गया है, अगर एलिगरी को समझना है तो इसे आप प्रतीक कथा कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतीक कथा याद रखिएगा। प्रतीक सिंबल को बोलते हैं। अब डेफिनेशन पढ़िएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएगी। एलिगरी ए स्टोरी, प्ले, पिक्चर इट इज इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल representing an idea or a quality such as truth, evil, death, etc. The use of such symbols. ऐसे सिंबलों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्रतीकात्मक कथा में, जहाँ पर ट्रुथ, इविल, डेथ इन सबको प्रतीक, सिंबल, कैरेक्टर के रूप में दिखा दिया जाता है। द वर्ड एलिगरी केम फ्रॉम लैटिन, द लैटिनाइजेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड। ग्रीक से लैटिन में पहुंचा और लैटिन से इंग्लिश में पहुंचा दोस्तों। और एलेगोरिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है वेल्ड लैंग्वेज। वेल्ड दोस्तों घूंघट को बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। फिगरेटिव मतलब अलंकारपूर्ण भाषा, यानी किसी भी बात को सीधे तौर पर ना कहकर सिंबल्स के थ्रू कहना, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को कहना। दिस इज कॉल्ड एलेगरी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फेमस इंग्लिश एलेगरीज का। फर्स्ट एग्जाम्पल है जॉन बेनियंस द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और दूसरा है नेथानाइल हॉवथॉर्न, अमेरिकन राइटर का द स्कारलेट लेटर। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्कारलेट लेटर है जिसमें ए सिंबल को दिखाया गया है, जो एक नेकलेस में, एक लॉकेट में उसे पहना दिया जाता है हीरोइन को। ई फॉर एडल्ट्री का सिंबल इसमें दिखाया जाता है। चलिए दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म, दैट इज इपिग्राम। दोस्तों अगर इपिग्राम को आप समझना चाहते हैं तो अगर मैं हिंदी में एक शब्द इसके लिए लिखूं तो ये होगा एक सूक्ति वाक्य। जी हाँ दोस्तों, सूक्ति होगी ये इपिग्राम। एन इपिग्राम इज अ ब्रीफ, इंटरेस्टिंग, मेमोरेबल एंड समटाइम्स सरप्राइजिंग और सटायरिकल स्टेटमेंट। एक ऐसा वाक्य होगा, एक ऐसा सेंटेंस होगा जो बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही छोटा होगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग होगा, आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, याद रह जाएगा आपके दिमाग में वो। द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक एपिग्रामा। दोस्तों एपिग्रामा से आया है ये इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है टू राइट ऑन और टू इंस्क्राइब, किसी चीज़ को उकेर देना, ऐसा जो आपके मस्तिष्क पर जिसकी आकृति उकेर दी जाए। तो दोस्तों याद रखना, इपिग्राम बहुत पूछा जा रहा है, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीएससी, हर एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। और उसका जो सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है वो है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, वन ऑफ द मोस्ट विटी लाइन्स एवर रिटन इन इंग्लिश पोएट्री। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश पोएट्री में जो कुछ विटी लाइन्स लिखी गई हैं उनमें एक लाइन ये है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। इट वॉज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम माई हार्ट लीप्स अप, जो 1802 में आई थी। तो दोस्तों आई होप इपिग्राम क्लियर हो गया होगा। सूक्ति वाक्य छोटा सेंटेंस होता है और इस विचित्र तरीके से बात कही जाती है कि वो मेमोरेबल बन जाती है और उसके अनेक अर्थ भी आपके लिए निकालती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों से जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका मैसेज, नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने पसंद की वीडियो देख सकते हैं, अपने एग्जाम की, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी और तमाम तरीके की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पर जो हमारी रिलेटेड टर्म्स आती है दैट इज़ नोन एज फेबल। फेबल को दोस्तों नीति कथा, मोरल जो हमें देने के लिए कथाएं कही जाती हैं वो फेबल कहलाती हैं। और फेबल में आप एक वाक्य याद और रखिएगा, एनिमल्स को ज़्यादातर इसमें कैरेक्टर के रूप में दिखा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेबल इज़ अ फिक्शनल स्टोरी इन प्रोज और वर्स। कैसे भी हो सकता है, प्रोज दोस्तों जानते ही हैं, वर्स पोइट्री को बोलते हैं। दैट फीचर्स एनिमल्स, दोस्तों ज़्यादातर इसमें एनिमल्स हो गए, लेजेंडरी कैरेक्टर्स, प्लांट्स, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और फोर्स ऑफ नेचर दैट इलस्ट्रेट्स और लीड्स टू अ पर्टिकुलर मोरल। दोस्तों ज़्यादातर जानवरों की कथा इसमें सुनाई जाएगी, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग जिन्हें हम बोलते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जोर रहता है वो लेसन पे, यानी एक नीति, एक मैसेज आपको वो देना चाहते हैं। जैसे एसप्स फेबल आपने सुना होगा, द क्रो एंड द पिचर। जी हाँ दोस्तों, यही बचपन की वही कहानी है, एक कौवा और एक घड़े की, जिसमें उसे वो पानी
काफ़ी कम होता है और कौवा उसमें कंकरों को डालता है और पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है और वो पानी पी लेता है। टॉर्टोइज एंड द हेयर, जी हाँ दोस्तों, ये वही फेमस कहानी है कछुए और खरगोश की। ये सब आप जानते हैं, ये फेबल हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द फेबल इन इंडिया आर पंचतंत्र एंड जातक कथाएं। जी हाँ दोस्तों, पंचतंत्र और जातक कथाएं की जो कहानियां हैं वो फेबल के अंतर्गत ही आती हैं। चलिए दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टर्म आपके सामने है बिल्डिंग्स रोमन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्डिंग्स रोमन को बार बार पूछा गया है। इसे देख लेते हैं। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बिल्डिंग्स रोमन इज अ लिटरेरी जेनर दैट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ। दोस्तों ग्रोथ की बात करेगा, एक विकास की बात करेगा, और विकास भी कैसा होगा, चरणबद्ध विकास। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट दोस्तों हीरो को बोलते हैं, किसी भी कहानी का जो मेन हीरो होता है। फ्रॉम यूथ टू एडल्टहुड, ज़्यादातर उसके बचपन से उसकी जवानी की कहानी होगी। कमिंग ऑफ एज, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। कमिंग एज ऑफ नॉवल भी इसे बोलते हैं। और ये क्या है, बिल्डिंग्स रोमन होता है, जहाँ पर मुख्य जो किरदार है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके ग्रोथ को शो किया जाता है। इन विच कैरेक्टर चेंज और ग्रोथ इन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण इसकी बात होती है, जहाँ कहानी का किरदार बहुत ही गरीब परिवार से होता है, उसकी ग्रोथ होती है एजुकेशनल भी, साइकोलॉजिकल भी, इकोनॉमिकल भी, और वो एक यात्रा उसकी दिखाई जाती है। द टर्म कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड बिल्डिंग। दोस्तों बिल्डिंग से मिला है, बिल्डिंग मतलब होता है एजुकेशन, जर्मन वर्ड है, और रोमन मीन्स नॉवल। ठीक है दोस्तों, जर्मन वर्ड से मिला है बिल्डिंग्स रोमन, दोनों को एजुकेशनल नॉवल, यानी कि शिक्षा के माध्यम से विकास, यानी जो सीख देता हुआ, जो जिंदगी जो आपको सीख देती है उसके माध्यम से जो विकास होता है। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बिल्डिंग्स रोमन के बारे में, हु गेव दिस टर्म। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय इन 1819 बाय फिलोलॉजिस्ट कार्ल मॉन्गस्टन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा, और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों बिल्डिंग्स रोमन का जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पिप का जो कैरेक्टर होता है, जो उसकी बचपन से लेकर उसकी ग्रोथ होती है, जो लंदन में जाके वो अपनी स्टडी करता है, सारी चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज कैंस्ट्रल रोमन। दोस्तों इसी से जुड़ी हुई एक बिल्डिंग्स रोमन का ही एक इसे पार्ट समझ लीजिए। कैंस्ट्रल रोमन में देखिए दोस्तों क्या होता है, इट मीन्स आर्टिस्ट ग्रोथ। एक जो ग्रोथ वहाँ पर भी थी कैरेक्टर की, यहाँ पर जो आर्टिस्टिक ग्रोथ है। कल्स्टन रोमन जो इसका जो हमारा एक नई ब्रांच जिसके बारे में हम कहते हैं इसे, इट इज़ अ नैरेटिव अबाउट एन आर्टिस्ट ग्रोथ टू मैच्योरिटी। एक आर्टिस्ट की मैच्योरिटी की जो ग्रोथ होती है वो कंस्टल रोमन में आपको देखने को मिलती है। इट कुड बी क्लासिफाइड एज सब कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्स रोमन। दोस्तों बिल्डिंग रोमन्स का जो एक सब कैटेगरी है, बिल्डिंग्स रोमन में हीरो की जो ग्रोथ दिखाई गई है, और यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो आर्टिस्ट की होगी। ठीक है दोस्तों, किंस्टन रोमन में जो ग्रोथ होगी वो आर्टिस्ट की होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फेमस पोएम है प्रिल्यूड, जो दोस्तों 1805 में पूरी हो गई थी, और लेकिन पब्लिश कब हुई थी, 1850 में। ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, दोस्तों इसका सबटाइटल भी है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं पोएट का जो विकास दिखाया गया है। और दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है जो इस कैटेगरी में आता है कल्स्टन रोमन में, वो है जेम्स जॉयसे का अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, 1916 में आया था। दोस्तों हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से कोशिश ये कर रहे हैं कि लिटरेचर के जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो भी साथ साथ डिस्कशन में आ जाएँ, वो इन्वॉल्व हो जाएँ उसमें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है एपिस्टलरी नॉवल। दोस्तों एपिस्टल बोलते हैं लेटर को, यानी पत्र को। अब एपिस्टलरी मतलब जिसमें पत्र व्यवहार की बात होगी। एन एपिस्टलरी नॉवल इज अ नॉवल रिटन एज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द यूजुअल फॉर्म इज लेटर्स, ऑल्दो डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर्स, क्लिपिंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर समटाइम यूज्ड। मेन जो होते हैं वो लेटर होते हैं, लेकिन कभी कभी डायरी एंट्री का भी इसमें और न्यूज़पेपर कटिंग और क्लिप्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। रिसेंटली आज के दौर में अगर हम देखें 21st सेंचुरी में, डॉक्यूमेंट्स सच एज रिकॉर्डिंग एंड रेडियो, ब्लॉग्स, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों, पहले जो पत्रों का जो लेटर्स का स्थान ईमेल ने ले लिया है, तो उसी में क्या हो गया है, एपिस्टलरी नॉवल में भी अब ईमेल्स को भी शामिल कर लिया गया है। द वर्ड एपिस्टलरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक एपिस्टल मीनिंग लेटर। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्या मीनिंग होता है जो बताया था, इसका मीनिंग होता है लेटर। चलिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड। दोस्तों पामेला जो लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने, ये फर्स्ट एपिस्टलरी नॉवल था इंग्लिश लिटरेचर का जो आया था 1740 में। काफ़ी पूछा गया है दोस्तों पामेला का
सब टाइटल भी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, पिकारेस्क्यू नॉवल। दोस्तों पिकारेस्क नॉवल जो होते हैं, पिकारेस्क्यू भी बोलते हैं, पिकारेस्क भी बोलते हैं। पिकारेस नॉवल्स जो हैं, पिकारेस नॉवल स्पेनिश एक टर्म है जो हमारा रॉग रेग्यू बहुत से लोग बोलते हैं, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है रॉग और रेस्कल इज़ अ जेनर ऑफ प्रोज फिक्शन। दोस्तों अगर हम हिंदी में कहें आवारा मसीहा, जैसे एक टाइटल है हमारे हिंदी के फेमस नॉवल का, तो जो आवारा एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो जिसका घर नहीं होता स्थित कहीं पर, वो घूमता रहता है और उसके जो एडवेंचर होती है, जो उसकी कहानियाँ होती हैं, उसे पिकारेस्क्यू नॉवल या पिकारेस नॉवल कहा जाता है। इन द जेनर ऑफ द प्रोज फिक्शन इट डिपिक्ट्स द एडवेंचर ऑफ रॉगिश। तो दोस्तों उस आवारा जो कैरेक्टर है, किरदार है, जो हीरो है, उसके एडवेंचर को शो करता है, बट अपीलिंग हीरो, लेकिन उसकी जो कहानी होती है वो एक अपील करने वाली कहानी होती है, यूजुअली फ्रॉम अ लो क्लास सोशल क्लास। जो हीरो होगा वो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास से होगा, लो क्लास से होगा, हु लिव्स बाय हिज विट्स इन अ करप्ट सोसाइटी। बिकॉज क्यू नॉवल टिपिकली एडेप्ट रियलिस्टिक स्टाइल, और इसमें रियलिस्टिक स्टाइल को अपनाया जाता है। देयर आर ऑफन सम एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड सटायर, और इसमें दोस्तों कॉमेडी और सटायर भी देखने को मिलता है। पिकारेस्क्यू नॉवल ओरिजिनेटेड इन स्पेन ड्यूरिंग स्पेन गोल्डन एज 1554। दोस्तों स्पेनिश लिटरेचर की जो गोल्डन एज थी वो 1554 के आसपास जो वहाँ पर गोल्डन एज चल रही थी। अब आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है इंग्लिश में। द फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवल इन इंग्लैंड, दोस्तों याद रखिएगा इसे, थॉमस नैश ने इसे लिखा था, वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, दोस्तों जी हाँ, ये फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवल था, और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन जो 1594 में आया था। और दूसरा वर्ल्ड फेमस नॉवल है मार्क ट्वेन का द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, और दोस्तों एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, जो इसमें नहीं लिखा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप सभी उसे जानते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टर्म जो हमारे 8वें नंबर पर है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैंने अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग क्वेश्चन से आपके लिए इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को उन्हें लिया है जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों क्लोजेट ड्रामा बार बार पूछा गया है, एक ऐसा ड्रामा है क्लोजेट यानी क्लोज कर दिया गया एक तरीके से। ड्रामा की कंडीशंस क्या है, वो प्ले किया जाएगा, स्टेज पे परफॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर उसे क्लोज कर दिया है। क्लोजेट ड्रामा और प्लेज रिटन प्राइमरली फॉर रीडिंग, दोस्तों इसे लिखने के लिए इसका जो फोकस है, राइटर इसे पढ़ने के लिए लिखा गया है, रेदर देन इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। राइटर को भी ये पता है, वो इसीलिए लिखा गया है कि स्टेज पे परफॉर्म नहीं होगा, और वो चाहता है कि इसे नॉवल की तरह पढ़ लिया जाए। दोस्तों इतना ही याद रखना है, इट इज़ नॉट मीन्ड और इंटेंटेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। स्टेज पर अभिनय करने के लिए नाटक नहीं होते हैं, ज़्यादातर पढ़ने के लिए होते हैं, पोएटिक फॉर्म में ज़्यादातर लिखे हैं और ज़्यादातर पोइट्स ने इन्हें लिखा है। जॉन मिल्टन्स प्ले सैमसन एगोनिस्टस रिटन इन 1791, और थॉमस हार्डी का द डायनेस्ट 3 पार्ट में जो आया था, दोनों ही क्लोजेट ड्रामा के फेमस एग्जाम्पल हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म दोस्तों, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में बहुत सारी पोइट्री हमारी की गई है इंग्लिश लिटरेचर की। ब्लैंक वर्स को जान लेते हैं। ब्लैंक वर्स को जानने से पहले इएम्बिक पेंटामीटर दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको, व्हाट इज़ इएम्बिक पेंटामीटर। इसके लिए एक फॉर्मूला हमने बताया, मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, USI याद रखना है, USA की जगह आपको USI करना है। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल इज नॉन एज इएम्बिक पेंटामीटर। जहाँ पर भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा वो इएम्बिक पेंटामीटर होगा। अलग से भी क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है, अब आप आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों। ब्लैंक वर्स इज अ लिटरेरी टर्म डिफाइंड एज अनराइमिंग वर्स। दोस्तों अनराइमिंग लाइन होती हैं ये, ठीक है, रिटन इन इएम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स जो होगी वो कैसी होगी, अनराइम होगी और इएम्बिक पेंटामीटर में होगी। दोस्तों मीटर तो होगा पर राइमिंग नहीं होगी, याद रखना। इट हैज़ अ कंसिस्टेंट मीटर विथ 10 सिलेबस, 10 सिलेबल होगा, पेंटामीटर है तो 10 ऑब्वियस है। इन ईच लाइन पेंटामीटर वेयर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आर फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, जैसा हमने बता दिया था आपको, इस फॉर्मूले से याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 5 ऑफ विच आर स्ट्रेस्ड बट नॉट राइम्ड। दोस्तों देखो याद रखना है, 2 लाइन होंगी ब्लैंक वर्स में, ठीक है, कपलेट जिसे हम कह सकते हैं, राइमिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, इएम्बिक पेंटामीटर में वो लिखी गई होंगी। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसके बारे में बता देते हैं। ब्लैंक वर्स वॉज इंट्रोड्यूस इन टू इंग्लैंड बाय द अर्ल ऑफ सरे इन 1540। अर्ल ऑफ सरे ने इसे इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। एंड इन द ईयर 1561 प्ले गॉर्बोडक बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेल वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले टू यूज़ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का अगर ड्रामा में पहली बार इस्तेमाल हुआ है तो दोस्तों वो कहाँ पे हुआ है, गॉर्बोडक में हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसे फर्स्ट ट्रेजेडी भी कहा गया है।
इंग्लिश लिटरेचर की। और पैराडाइज लॉस्ट तो फेमस एपिक है ही दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर का, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एपिक रिटन बाय जॉन मिल्टन। चलिए दोस्तों, आई होप ये आप सब चीज़ें याद रखेंगे। और आज का दोस्तों वीडियो की जो लास्ट टर्म है, जिसने ब्लैंक वर्स को समझ लिया, हीरोइक कपलेट समझना उसके लिए बहुत आसान है। यूएसआई में यहाँ भी लिख देता हूँ, आप फिर से याद रखेंगे इयम्बिक पेंटामीटर का जो फॉर्म है। और दोस्तों बस यहाँ पर राइमिंग हो जाएगी, सिर्फ एक डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। इयम्बिक पेंटामीटर दोनों जगह होगा, 2 लाइंस होंगी। राइमिंग हो गया तो हीरोइक कपलेट हो गया, और अगर राइमिंग नहीं हुआ तो क्या होगा वो दोस्तों, ब्लैंक वर्स होगा। अ राइमिंग पेयर ऑफ लाइंस इन इयम्बिक पेंटामीटर। देखो दोस्तों, इससे सिंपल इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। यूज ऑफ हीरोइक कपलेट वॉज पायनियर्ड बाय जेफरी चौसर। दोस्तों अगर इंग्लिश लिटरेचर में से लाने का श्रेय दिया जाता है तो जेफरी चौसर को दिया जाता है। इन द लेजेंड ऑफ गुड वेमन एंड द कैंटरबरी टेल्स फेमस है इनकी। दिस फॉर्म वॉज परफेक्टेड बाय, अगर 2 लोगों का नाम पूछा जाए टॉप 2 जो राइटर्स हैं, तो उसमें अलेक्जेंडर पॉप और जॉन ड्राइडन का नाम आता है, जो 17-18 सेंचुरी से रिलेटेड है। और दोस्तों जॉन, इसका अलेक्जेंडर पॉप का जो फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप, विच केम इन द ईयर 1712। जी हाँ दोस्तों, 1712 में जो आया था अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक, ये सब हीरोइक कपलेट में इनके वर्क हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसकी सीरीज़ अगर आपने देखना चाहते हैं आगे लिटरेरी टर्म्स के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस राइटर पर, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर।